आज एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। देश के बाहर भी कुछ जगह पर खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये सभी चीजें देखकर मुझे एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की याद आ रही है जिसके हाथों में बंदूक नहीं, सिर्फ एक छड़ी होती थी, लेकिन उनके तेज भरी आंखों को देखकर ही देश के दुश्मनों के हाथ पैर फूल जाते थे। असम हो या पंजाब, 2002 में गुजरात में हुए दंगे हो या छत्तीसगढ़ में सर उठाते नक्सल, हर बार सरकार ने पुलिस प्रशासन के इसी आईपीएस ऑफिसर को याद किया। एक ऐसा अफसर जिनके जिंदगी में कई विवाद भी रहे, लेकिन फिर भी उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। कहानी है आज उसी जाबाज पुलिस अफसर कंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल की, जिन्होंने तब पंजाब को टूटने से बचाया था जब सबको लगता था कि अब तो ये भारत के हाथ से गया। केपीएस गिल को आईपीएस की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग असम की मिली। ये वो दौर था जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी शक्तियां सिर उठा रहे थे और हिंसक आंदोलन भी चल रहे थे। इन्हीं सब के बीच केपीएस गिल असम पहुंचे। उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो ना किसी की बात सुनते और ना ही फालतू के किसी के घुसपैठ को वो बर्दाश्त करते थे। इधर वो अपने कमाल के लीडरशिप के बदौलत असम में शांति बहाल कर ही रहे थे कि उधर इसी वक्त पंजाब में खालिस्तान के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश चल रही थी। इन सब के बीच 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और इसके कुछ महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश भर में दंगे भड़के और पंजाब में तो चरमपंथी शक्तियां तेजी से मजबूत हो रही थी। समझिए कि उस समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब के ऊपर खालिस्तानियों का एक तरफा राज हो जाएगा। ऐसे में 1984 में सरकार ने याद किया केपीएस गिल को, जो अपनी रौबदार मूंछ और छड़ी के साथ पंजाब पहुंच गए। अब केपीएस गिल पंजाब तो पहुंच गए, लेकिन नेताओं के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी। 1984 से लेकर 1995 तक उनको 5 बार बुलाया गया पंजाब और फिर वापस भेज दिया गया। दरअसल हुआ ये कि गिल साहब को फालतू की बकैती बर्दाश्त नहीं थी। फिर सामने चाहे कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, लेकिन नेता को तो अपना पॉलिटिकल फायदा भी देखना होता है। इसलिए नेता जब भी अनकंफर्टेबल होते थे केपीएस गिल से, तो उनको आना जाना पड़ता था पंजाब से। लेकिन 1988 में उनके नेतृत्व में जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला, तब सब कुछ बदल गया। ये ऑपरेशन भी स्वर्ण मंदिर में ही चलाया गया था, लेकिन दोनों ऑपरेशन में बहुत फर्क था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरे तरीके से आर्मी ने चलाया था, लेकिन 1988 का ये पहला ऐसा मिशन था जिसमें एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो जनता के सामने आए थे। ये पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मीडिया को फुल कवरेज करने की इजाजत दी गई थी, क्योंकि भिंडरेवाले के मौत के बाद भी स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने कब्जा कर रखा था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो मीडिया को इस पूरे ऑपरेशन से बहुत दूर रखा गया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर में केपीएस गिल के लीडरशिप में 40 से ज़्यादा देश विरोधी मारे गए, लेकिन ना तो इसमें अकाल तख्त को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही किसी जवान को। और क्योंकि मीडिया लगातार इस पूरे ऑपरेशन का कवरेज कर रही थी, इसलिए किसी प्रकार की अफवाह भी नहीं फैली। उस दिन भारत ने केपीएस गिल के उस लीडरशिप को देखा था जब उनके सामने दर्जनों की संख्या में हथियारबंद आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये गिल साहब का अपना स्टाइल था कि हाथ में छड़ी लेकर भी वो आतंकवाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते थे। हालांकि सुपर कॉप बन जाने के बाद भी सरकार से उनकी पटरी कभी नहीं बैठी, क्योंकि सरकार को लेकर उनका अपना एक थ्योरी था, जो खुलेआम वो कहते भी थे कि पुलिस अफसर सरकारों के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सरकार के लिए जैसे ही उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, वो पुलिस वाले को फेंक देते हैं। अपने इसी खुले अंदाज और बेखौफ रवैये के लिए जाने जाने वाले केपीएस गिल को 1992 में दोबारा से पंजाब में बुलाया गया। एक बार फिर से 1992 में पंजाब में वो दौर आ गया था जब ऐसा लग रहा था कि इस बार तो शायद भारत के हाथों से पंजाब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट की वजह से होने वाले हिंसा में हजारों लोग मारे जा रहे थे। आलम यह था कि जैसे कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ था, उसी तरह पंजाब से भी पलायन शुरू हो गया था। जो थोड़े समृद्ध लोग थे, जिसमें सिख और हिंदू दोनों ही लोग शामिल थे,
वो पंजाब की हिंसा से दूर निकल जाना चाह रहे थे। इसी बीच केपीएस गिल पंजाब में वापस आए और सिर्फ 1 साल में ही उन्होंने पंजाब से आतंकवाद को ऐसे खत्म किया जैसे कि वहां ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे कई इनोवेशन भी किए जो बाद में सेना के भी काम में आए, कई स्टेट में काम में आए। जैसे कि पंजाब में बड़े बड़े खेतों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रैक्टर बनाना जिसमें बुलेट प्रूफ सीट भी लगी होती थी। वैसे हर जगह की उनकी अपनी एक अलग कहानी है। हालांकि उनके काम के तरीकों को लेकर असम में उनके ऊपर कभी भी किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे थे, लेकिन पंजाब में उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, कभी मानवाधिकार के उल्लंघन का तो कभी सिख युवाओं के साथ ज्यादती का। खैर, जब कोई इस तरह के पोस्ट पर होता है तो इस तरह के आरोप लगते ही रहते हैं, आम बात होती है। लेकिन केपीएस गिल का तो रौब ऐसा था कि उन्हें इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा कभी भी। आगे साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी गिल साहब को ही गुजरात का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था, जहां उन्होंने स्थितियों को अच्छे से समझा और फिर उससे निपटा भी। इस वजह से ही 2002 के दंगों में गुजरात को संभालने का क्रेडिट भी केपीएस गिल को ही मिला। इस तरह से जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी ताकतें बढ़ रही थी तो वहां भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी सरकार से ठन गई थी, जिसकी वजह एक इंटरव्यू में केपीएस गिल ने बताया कि मुझे बुलाने के बाद मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि कहां लगे हैं इन सभी चीजों में, आप तो चुपचाप सैलरी लीजिए और मजे कीजिए। हालांकि इन सभी चीजों के बीच केपीएस गिल पर भी एक ऐसा आरोप लगा था जिस वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना झेलना पड़ा था, काफी शर्मिंदा भी होना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर नशे की हालत में एक महिला अफसर के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर जांच भी चली और वो दोषी भी पाए गए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया, उनकी सजा घटाकर उनके ऊपर एक जुर्माना लगाया। जुर्माना क्या? जुर्माना ये था कि प्रोबेशन और पार्टी में केपीएस गिल शराब नहीं पिएंगे, जबकि केपीएस गिल शराब के बड़े शौकीन थे। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो किसी भी पार्टी और प्रोबेशन में कभी शराब पीते हुए नजर नहीं आए। लेकिन उनके इस एक बात को अगर छोड़ दिया जाए तो आज जब कभी भी कोई खालिस्तान की आवाज उठाता है या फिर अमृतपाल जैसे लोग देश की संसद तक पहुंच जाते हैं तो लोगों के बीच एक बार फिर से स्वर्गीय आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल की याद आ जाती है। तो यही थी कहानी केपीएस गिल की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।